सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आप पहले 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। बेटा, बोर्ड की परीक्षाओं में रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको 4 अंक का आएगा और इसमें 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, वाक्य का भेद बताना। दूसरा, वाक्य के एक भेद से दूसरे में रूपांतरित करना। और तीसरा, आश्रित उपवाक्य छांटकर भेद बताना। तो आज हम वाक्य की परिभाषा जानेंगे और इसके अंगों को जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद जानेंगे। सरल, संयुक्त एवं मिश्र वाक्य की पहचान करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भाषा की सबसे छोटी संपूर्ण इकाई से। तो भाषा की सबसे छोटी संपूर्ण इकाई कौन सी है? वर्ण। और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और व्याकरणिक नियमों के अनुरूप जब शब्द व्यवस्थित हैं और सार्थक अर्थ दे रहे हैं तो उसे हम वाक्य कहते हैं। तो हम साधारण शब्दों में कहें तो सार्थक और व्यवस्थित समूह, शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए बच्चे, मैदान, खेल, ये शब्दों का समूह है, लेकिन क्या इसका कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है? नहीं। लेकिन इसी वाक्य को यदि ऐसे कहा जाए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो अब ये शब्दों का समूह भी है और इसका एक निश्चित अर्थ भी है, तो इसीलिए ये वाक्य है। वाक्य के घटक। बेटा, जिन अवयवों से मिलकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। प्रत्येक वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। साधारणतः वाक्य में 2 पद अवश्य होते हैं, जैसे कुत्ता आया, पुस्तक मिली, मोहन बोला आदि। लेकिन कई बार कर्ता का लोप होने से, जैसे पिछली स्क्रीन पर हमने उदाहरण लिखा था, उठो चलिए, तो ये एक ही पद है लेकिन ये भी संपूर्ण वाक्य है। तो वाक्य के अंग 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट, आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट, विधेय प्रेडिकेट। तो उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में, चाहे वो कोई व्यक्ति है या वस्तु है, जिसके बारे में कोई बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन बीमार है, इसमें मोहन क्या है? उद्देश्य। क्यों? किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के बारे में। तो जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है। और बीमार है, मोहन के बारे में क्या बात की गई? कि वह बीमार है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बात की जाए, उसके विषय में जो भी कहा जाए वो विधेय है। इसी तरह कुछ और उदाहरण आपकी स्क्रीन पर दिए हैं, जैसे राम उठा, राम के बारे में बात हो रही है, जो बात हो रही है वो विधेय है। सीता पुस्तक लिखती है, तो उद्देश्य क्या हुआ? सीता, और विधेय पुस्तक लिखती है। क्या बात की जा रही है सीता के बारे में? कि वह पुस्तक लिखती है। तो आपको उद्देश्य और विधेय स्पष्ट हो गया। जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य, और जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय। वाक्य में चाहे कितने ही पद क्यों ना हो, या तो वो उद्देश्य के अर्थ का विस्तार करने वाले होंगे या विधेय के अर्थ का विस्तार। इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य को हम 2 प्रमुख अंकों में विभाजित करें, तो उद्देश्य और विधेय। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मोहन का भाई श्याम घर गया। तो बात किसकी हो रही है? श्याम की। और श्याम के बारे में और क्या चीज़ विस्तृत कर दी गई? कि वो मोहन का भाई है। तो उद्देश्य क्या हुआ? श्याम, क्योंकि श्याम के बारे में बात हो रही है। और इसका विस्तार करते हुए क्या कहा गया? मोहन का भाई है। तो उद्देश्य का विस्तार क्या हो गया? मोहन का भाई। क्या कहा गया है? कि वह गया। कहाँ गया? घर गया। तो विधेय हुआ गया, और गया कहाँ गया? उसका विस्तार क्या हुआ? घर गया, तो घर। वाक्य में उद्देश्य पहले लिखा जाता है और विधेय बाद में। और साधारणतः उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य से पहले, जैसा आप उदाहरण में देख सकते हैं, और विधेय का विस्तार विधेय से पहले आता है। ये उद्देश्य और विधेय के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे मेरा शत्रु भागा। इसमें किसकी बात की जा रही है? शत्रु की। तो शत्रु क्या हुआ? उद्देश्य, और उसका विस्तार क्या हुआ? मेरा। विधेय क्या कहा गया शत्रु के बारे में? वह भाग गया। राम जल्दी उठा,
राम क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो राम उद्देश्य है और विधेय क्या है? उठा। अब ये भी दिया गया कि वो कैसे उठा, तो उसका विस्तार कर दिया गया है। तो विधेय का विस्तार क्या हुआ? जल्दी। तो आइए शुरू करते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल, संयुक्त, मिश्र। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सरल वाक्य: जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इनमें एक या अधिक उद्देश्य लेकिन एक ही विधेय होता है। अब उद्देश्य कैसे? जैसे राम और श्याम विद्यालय गए। अब आप कहेंगे यहाँ तो और लगा है, लेकिन ये और जो है ये 2 वाक्यों को नहीं, 2 शब्दों को जोड़ रहा है। तो राम और श्याम दोनों की बात हो रही है। दोनों ही क्या हैं? उद्देश्य। और विधेय क्या है? विद्यालय गए। इनमें कोई उपवाक्य नहीं होता। जब योजक शब्द लगा ही नहीं तो उपवाक्य कैसे होगा? एक ही वाक्य होता है इनमें। इन वाक्यों में क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं, किंतु मुख्य क्रिया एक ही होती है। जैसे वह फुटबॉल खेला, बच्चा रोज रोता था, मोहन जा रहा होगा, डाकू दौड़ता जा रहा होगा, मोहन भोजन करता चला जा रहा था। अब इन वाक्यों को यदि आप ध्यान से देखें तो पहला वाक्य 1 क्रियापद का, दूसरा 2 क्रियापद, तीसरा 3 क्रियापद, चौथा 4 क्रियापद और पांचवा 5 क्रियापद का वाक्य है। लेकिन मुख्य क्रिया इनमें एक ही है, इसीलिए ये सभी सरल वाक्य हैं। मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो भी अन्य पद उसमें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सहायक क्रियाएं। और सहायक क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। मुख्य क्रिया कौन सी होती है? जिस क्रिया से वाक्य समाप्त होता है तथा अर्थ को पूर्णता मिलती है वह मुख्य क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, वह हंसकर, गाकर, रीझकर सबका दिल जीत लेता है। यहाँ गाकर, हंसकर, रीझकर ये 3 पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। जीत लेता है क्या है? वो मुख्य क्रिया है। पूर्वकालिक क्रियाएं अर्थात जो मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया हैं। पूर्व, पहले, उससे पहले आने वाली क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। यहाँ यदि आप लेकिन शब्द को देखें तो वो अलग रंग से हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि ये क्या है? योजक। और यदि इस योजक को आप हटा दें तो आपको यहाँ 2 स्वतंत्र वाक्य मिलेंगे। राम पढ़ रहा है, श्याम लिख रहा है। तो इन दोनों का अपना एक अर्थ है। तो जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय पद से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और ये दोनों वाक्य कैसे होते हैं? स्वतंत्र वाक्य। 2 स्वतंत्र वाक्य एक योजक से जुड़े हुए हैं और ये योजक किंतु, परंतु, और, तथा, लेकिन, एवं, अथवा, इसलिए, अतः, अन्यथा, नहीं तो, वरना आदि जैसे शब्द हो सकते हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें। राजेश को हिंदी पढ़नी है इसलिए अमित के घर गया है। राम दिल्ली जाएगा अथवा यहीं रहकर अपना काम करेगा। मेरे पिता कल आ रहे हैं और भाई जा रहे हैं। वे घर आ गए हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। तुम्हें चाय पसंद है या कॉफ़ी? इन उदाहरणों को यदि आप देखें तो इसलिए, अथवा, और, किंतु, या, ये क्या हैं? कौन से शब्द हैं ये? योजक शब्द। और इन योजक शब्दों ने 2 वाक्यों को जोड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ क्या है? संयुक्त वाक्य। और ये 2 वाक्य कैसे होते हैं? ये ध्यान रखना है बिल्कुल, ये दोनों वाक्य ही स्वतंत्र होते हैं। तो आइए मिश्र वाक्य की ओर बढ़ते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से होती है और उसमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य आश्रित हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। अभी यहाँ ध्यान से समझेंगे, संयुक्त वाक्य में भी 2 उपवाक्य थे, लेकिन वहाँ दोनों उपवाक्य स्वतंत्र वाक्य हैं। कोई किसी पर आश्रित नहीं है, कोई प्रधान नहीं है। लेकिन मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होगा और दूसरा आश्रित होगा। जैसे शिक्षक ने कहा
कि कल छुट्टी रहेगी। तो शिक्षक ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है। कल छुट्टी रहेगी, यह बात किस पर निर्भर करती है? शिक्षक के कहने पर। तो कल छुट्टी रहेगी आश्रित है शिक्षक के कहने पर, इसीलिए शिक्षक ने कहा प्रधान उपवाक्य है और कल छुट्टी रहेगी आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह जो परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। इन वाक्यों में प्रायः कि, ताकि, क्योंकि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो, ज्यों ही, त्यों ही, जब ही, जब, तब, जैसा कि, भले ही, जब तक, जहाँ तक, जो, यद्यपि, तथापि जैसे व्यधिकरण योजक होते हैं। आइए पहले उपवाक्य की बात करें। उपवाक्य, जैसा इसके नाम से पता लग रहा है, ये वाक्य का ही एक भाग होता है। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों हों और वो वाक्य का ही हिस्सा हो, उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य बेटा दो तरह के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, जो वाक्य किसी पर भी आश्रित नहीं हो। जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता, अर्थात वो स्वतंत्र होता है और उसकी जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया होती है, वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। तो प्रधान उपवाक्य के लिए हमने क्या कहा कि वह किसी पर आश्रित नहीं होगा, अर्थात वो स्वतंत्र है, उसका अपना अर्थ है और उसकी जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया होगी, वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो शिक्षक ने कहा यहाँ पर प्रधान उपवाक्य है। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो इसका उद्देश्य भी है और विधेय भी है और क्रिया भी इसी की प्रमुख है। कैसे? शिक्षक उद्देश्य है, कहा विधेय है और कहना ही यहाँ मुख्य क्रिया है। छुट्टी रहना मुख्य क्रिया नहीं है, कहना मुख्य क्रिया है। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य जो होता है वो दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है, मतलब उस पर निर्भर करता है। और ये जो वाक्य हैं ये क्योंकि, कि, यदि, जो आदि योजक शब्दों के साथ आरंभ होते हैं। जैसे अभी हमने पीछे उदाहरण देखा था, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो यहाँ पर आश्रित उपवाक्य क्या होगा कि कल छुट्टी रहेगी, क्योंकि ये शिक्षक के कहने पर आश्रित है। शिक्षक ने कहा वाक्य उपवाक्य पर ये आश्रित है। आश्रित उपवाक्य के बेटा 3 प्रकार हैं। हमने शुरू में बात की थी कि आपको आश्रित उपवाक्य छांटना आएगा। आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। आप ध्यान देंगे सर्वनाम नहीं होता है, सर्वनाम वाले पद भी संज्ञा में ही आते हैं। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह काम करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। मतलब आश्रित उपवाक्य है लेकिन वो क्या कर रहा है, मुख्य वाक्य की संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होकर वो उसे पूरा करेगा, तो उद्देश्य का पूरक बनेगा वो क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य। इन उपवाक्यों की खास पहचान है, इस संज्ञा उपवाक्य के आगे हमेशा कि लगा होगा। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा क्या हुआ, आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, वह कहाँ है कि के बाद वाला वो क्या है, संज्ञा उपवाक्य। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो सदा सत्य बोलो ये क्या है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो बेटा संज्ञा आश्रित उपवाक्य में हमें केवल इस बात पर ध्यान देना है कि जिस भी उपवाक्य के आगे कि लगा होगा वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। यह इसकी सामान्य सी पहचान है, आप आराम से पहचान पाएंगे। तो आइए विशेषण आश्रित उपवाक्य की ओर चलते हैं। अब आपको विशेषण की परिभाषा याद होगी। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो यहाँ विशेषण उपवाक्य क्या होगा, वो उपवाक्य ऐसा आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, है ना, तो वो विशेषण उपवाक्य होगा। जैसे वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी, आदमी क्या है, संज्ञा,
और कौन सा आदमी? जो कल आया था। तो क्या बताया जा रहा है? उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह आदमी जो कल आया था। तो जो कल आया था वो विशेषता बता रहा है आदमी की। ये क्या हो गया? विशेषण आश्रित उपवाक्य। इन उपवाक्यों की क्या पहचान है बेटा? इसमें जो, जैसा, जितना, जिसे, जिसने जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप सामान्य रूप से सोचिए ना, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका मित्र कौन है और आप मुझे बता रहे हैं वो वहाँ उपस्थित नहीं है, आपने मुझे बताया कि मेरा मित्र वह है जो पिछले वर्ष कक्षा में प्रथम आया था, तो आपने किसका इस्तेमाल किया? जो, है ना। और कुछ अगर ऐसा ही और पूछे तो यह वही लड़का है जिसने कल कक्षा में उत्तर दिया था, तो जिसने। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था, तो जो कक्षा में प्रथम आया था। जो कक्षा में प्रथम आया था, किस लड़के की बात की जा रही है? कक्षा में तो बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन यहाँ किस लड़के की बात की जा रही है? जो कक्षा में प्रथम आया था। तो वो विशेषता बता रहा है आपके प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की। तो आपको स्पष्ट हुआ विशेषण उपवाक्य क्या है? विशेषण उपवाक्य में आप ये ध्यान रखेंगे कि वो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम या संज्ञा पदबंध की विशेषता बताएगा। और सामान्य रूप से ये जितने भी विशेषण उपवाक्य हैं इनमें जो, जैसा, जितना, जिसे, जिसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा जिनका इस्तेमाल हम विशेषता बताने के लिए करते हैं। तो आइए क्रिया विशेषण उपवाक्य देखें। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए, है ना। तो जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह कार्य करें उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। अब कैसे? ऐसा आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की क्रिया के काल, स्थान आदि की से संबंधित विशेषताएं बताए। मतलब वो कर क्या रहा है? आश्रित उपवाक्य है, लेकिन वो मुख्य उपवाक्य की क्रिया के बारे में हमें बता रहा है, उसकी कुछ विशेषता बता रहा है। भले उसका काल हो, स्थान हो या उसके करने का ढंग हो, रीति हो, है ना, तो उन्हें हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। उदाहरण के लिए, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। तो मेंढक कब बोलते हैं? जब पानी बरसता है। तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मेंढकों के बोलने की जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि जब पानी बरसता है वो तभी बोलते हैं। इनकी पहचान क्या है? इनमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि इत्यादि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है और इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। तो ये क्रिया से संबंधित क्रिया से संबंधित जो भी विशेषता बताई जाएगी वो वाले जो वाक्य उपवाक्य होंगे वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। तो अवश्य उत्तीर्ण होता क्रिया विशेषण उपवाक्य है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आ गया होगा, किंतु यदि कोई भी संशय आपके मन में उठे तो आप वो बेझिझक मुझसे पूछेंगे। जो हमने पढ़ा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। सरल वाक्य में एक या अधिक उद्देश्य लेकिन एक ही विधेय होता है और इसकी क्रिया मुख्य होती है। वहीं संयुक्त वाक्य में दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक से जुड़े होंगे। तो वाक्य कैसे हैं वहाँ? स्वतंत्र। सरल वाक्य में कोई भी योजक नहीं होगा, लेकिन संयुक्त वाक्य में योजक होंगे और दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होंगे। और योजक कौन से होंगे इसमें? समुच्चय बोधक योजक, किंतु, परंतु, तथा, एवं, व, अथवा, या, इसलिए, इस तरह के जो योजक हैं वो इसमें लगे होंगे। अब संयुक्त और मिश्र वाक्य की बात कर लेते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हैं और दोनों ही स्वतंत्र हैं। वहीं मिश्र वाक्य में उपवाक्य तो दो या दो से अधिक ही हैं, लेकिन उसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है और जो अन्य हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान है और बाकी उस पर आश्रित हैं। इसमें जो योजक शब्द लगेंगे वो व्यधिकरण योजक होते हैं, कि, ताकि, क्योंकि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, इस तरह के जो योजक शब्द हैं जो स्क्रीन पर दिए हुए हैं ये इसमें लगे होते हैं। आपने विशेष रूप से किस बात पर ध्यान देना है? सरल वाक्य में कोई भी योजक नहीं है,
जहाँ कोई योजक नहीं लगा हुआ है इसका मतलब वो सरल वाक्य है, उसकी एक ही मुख्य क्रिया होगी। संयुक्त वाक्य में जब आप योजक शब्द को हटाएं तो दो वाक्यों को जब आप पढ़ें तो वो अपने आप में पूर्ण अर्थ देने वाले लगेंगे, तो वहाँ संयुक्त वाक्य होगा। वहीं मिश्र वाक्य में यदि आप योजक शब्द को हटाते हैं तो एक वाक्य तो आपको अर्थ देने वाला लगेगा किंतु दूसरा पहले के बिना अपूर्ण लगेगा। तो इन बातों पर आप ध्यान देंगे।